तो प्रेगनेंसी में जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उनके बारे में अब हमें पढ़ना है। तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस में सबसे पहले हमें देखना है हार्मोनल जो लेवल ऑफ ब्लड है वो क्या रहता है। तो शुरू से ही ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का फॉर्मेशन होता है और ये एंडोमेट्रियम को ऑफ द यूट्रस को जो है और को इस बात के लिए जो है प्रिपेयर करते हैं और उसका वैस्कुलराइजेशन करते हैं। उसमें ग्लैंड का फॉर्मेशन होता है, उसमें एंजियोजेनेसिस होती है जो है, यानी कि जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ब्लड आर्टरीज होती हैं, मोर स्पायरल हो जाती हैं। तो ये सब काम ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का होता है। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का काम होता है, लेकिन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन का जो फॉर्मेशन होता है वो ओवरी में होता है। लेकिन होता क्या है कि पहले शुरू के 9 वीक तक जो है कार्पस लूटियम प्रेजेंट होता है। तो कार्पस लूटियम से जो है ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का फॉर्मेशन होता है। और ये काम कौन कराता रहता है? ह्यूमन कोरियानोगोनोडिक ट्रोपिक हार्मोन, जो कि जो है वो साइटोट्रोफिक सिंसियोट्रोफियोब्लास्ट सेल्स ऑफ द जो जाइगो एम्ब्रियो होती हैं उनसे ये हार्मोन निकलता है, ह्यूमन कोरियानोगोनोडिक ट्रोपिक हार्मोन। ये कॉर्पस लूटियम पर असर करता रहता है और उससे जो है वो ह्यूमन कोरियानोगोनोडिक ट्रोपिक हार्मोन का सिक्रेशन कराता है। ये हार्मोन जो है तब तक सिक्रेट होता रहता है जब तक प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं हो जाता है। फिर 9th वीक के आस तक जो है इसका जो है लेवल हाई रहता है। उसके बाद फिर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होने लगता है 9th वीक के बाद, तो फिर इसका लेवल धीरे धीरे डाउन होने लगता है, फिर धीरे धीरे डाउन होते डाउन हो जाता है। तो ये क्योंकि उसके बाद प्लेसेंटा से जो है प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन फॉर्मेशन से शुरू हो जाता है। इसके अलावा एक हार्मोन और जो है वो निकलता है, वो है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ये भी जो है डेवलपिंग एम्ब्रियो से निकलता है, प्लेसेंटा से निकलता है। और ये हार्मोन का काम होता है, यानी कि ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन होता है। ये हार्मोन एक मैटरनल इंसुलिन की तरह बिहेव करता है और ये ग्लूकोज लेवल को जो है ग्लूकोज स्टोर रखता है फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ द एम्ब्रियो, ताकि एम्ब्रियो को ग्लूकोज जो है सफिशिएंट अमाउंट मिल सके। तो ये ग्लूकोज को जो है वो मैटरनल जो उसमें है बॉडी में स्टोर रखता है, ताकि जो है वो प्लेसेंटा में स्टोर रखता है, ताकि जो है वो जो है फीटस को अवेलेबल अमाउंट में ग्लूकोज मिल सके ताकि वो ग्रो कर सके। तो ये है हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है फिर जो है बॉडी के डिफरेंट जो सिस्टम हैं, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है या जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इनमें क्या चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इनके बारे में पढ़ना है। और साइज ऑफ द यूट्रस में क्या फ़र्क पड़ता है, ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस। नेक्स्ट हम देखते हैं साइज ऑफ द यूट्रस में। तो हम इसमें होता है फंडस हाइट। तो लगातार फंडस की हाइट यानी प्यूबिक सिम्फाइसिस से फंडस की जो हाइट होती है इसको हम फंडस हाइट कहते हैं। ये 20 वीक पर ये अम्बलाइकस तक होती है। 20 वीक तक अम्बलाइकस तक होती है। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 36 वीक्स होते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी कंप्लीट, तो जिफॉइड प्रोसेस तक इसका हाइट पहुंच जाती है। यानी 36 वीक तक ये जिफॉइड प्रोसेस तक इसकी हाइट हो जाती है। यानी फंडस हाइट जो है वो 36 वीक में जिफॉइड प्रोसेस तक पहुंच जाती है और जो है ये 20 वीक पर ये अम्बलाइकल लेवल तक रहती है। तो ये इतने दिनों में ये इतनी लगातार ये हाइट लगातार बढ़ती जाती है। ये डिफरेंट वीक्स पर अलग अलग हाइट होती है, लेकिन हम ये बता रहे हैं 20 वीक्स पर ये अम्बलाइकस तक होती है और 36 वीक्स पर ये जिफॉइड प्रोसेस के लेवल पर जो है लेवल पर पहुँच जाती है। तो ये हाइट ऑफ द जो है फंडस है, ये चेंजेस होते हैं। इसके अलावा हम ब्लड जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसमें देखें तो सबसे पहली चीज़ है ब्लड वॉल्यूम करीब 30 to 40% बढ़ जाता है। इस ब्लड वॉल्यूम में हम देखें तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ता है, आरबीसीज का लेवल वही रहता है। आरबीसीज का लेवल यानी कि वही होता है, लेकिन प्लाज्मा वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। यानी ब्लड करीब 5 लीटर से लेकर 7.5 लीटर तक, 7 to 7.5 लीटर तक ब्लड वॉल्यूम हो जाता है। और ये ब्लड वॉल्यूम जो बढ़ता है तो वो आरबीसीज की वजह से नहीं बल्कि इसमें प्लाज्मा का लेवल बढ़ जाता है, प्लाज्मा का अमाउंट बढ़ जाता है।
जिसकी वजह से अगर हम प्लाज्मा के अमाउंट में आरबीसीज का अमाउंट कम होता है, जिसकी वजह से इसमें हम हीमोग्लोबिन का परसेंटेज हमें उसमें कम नज़र आता है, जिसको हम फिजियोलॉजिकल एनीमिया ऑफ द प्रेगनेंसी कहा जाता है। हार्ट की हम बात करें तो हार्ट में क्या होता है कि हार्ट रेट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट इसलिए बढ़ता है ताकि बॉडी के डिफरेंट पार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाई हो सके, यूट्रस को और अदर पार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाई हो सके। कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हाइपरट्रोफी बढ़ जाती है, तो हार्ट माइल्ड हाइपरट्रोफी हो जाती है जो डिलीवरी के बाद ख़त्म हो जाती है। और बीपी भी है डाउन हो जाता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होता है वो ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, इसी वजह से जो बीपी है वो डाउन हो जाता है। जब जब प्रेग्नेंट और जो है लेडी जो है लाइंग डाउन होती है, लेटी होती है, तो उसका जो यूट्रस है वो इन्फीरियर वेना के ऊपर प्रेशर डालता है, जिस प्रेशर की वजह से लेफ्ट जो है आर्टरिया के में जो ब्लड का फ्लो है वो कम हो जाता है। और ये जो है जिस लेफ्ट आर्टरिया में ब्लड फ्लो कम हो जाता है तो ये हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर इससे भी लो हो जाता है। इसके अलावा यूट्रस जो है वो पेल्विक वेन पर भी प्रेशर डालता है, यहाँ पेल्विक वेन होती है उन पर भी प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से जो है जो लोअर लेग की लेग्स होती हैं वो डायलेट कर जाती हैं और वो बाहर से जो है फूली हुई नज़र आती हैं। तो लोअर लेग्स में मोस्ट कॉमनली एंकल है, एंकल जॉइंट की जो लेग्स हैं, एंकल की जॉइंट जो है ये लेग्स जो है ये लेग्स की जो वेन्स होती हैं वो फूली हुई दिखाई देती हैं। इस कंडीशन को हम वैरिकोज वेन कहते हैं। तो ये कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस जो है हमें जो है वो जो है प्रेगनेंसी पीरियड में नज़र आते हैं, जो हम जो है प्रेगनेंसी पीरियड में ये सारी चीज़ें, यानी ब्लड वॉल्यूम बढ़ा हुआ होता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, माइल्ड हाइपरट्रोफी होती है और हाइपोटेंशन होता है और ब्लड वॉल्यूम जो है और जो है यूट्रस पर प्रेशर होने की वजह वैरिकोज वेन हमें लोअर लेग में दिखाई देती हैं। अब हम बात करते हैं यूरिनरी सिस्टम की। यूरिनरी सिस्टम में क्या होता है कि जब कार्डियक आउटपुट बढ़ता है तो ब्लड फ्लो हर जो है किडनी का और लंग्स का इन सब चीज़ों का ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, यूट्रस का ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। तो जब किडनी में ब्लड फ्लो बढ़ता है तो किडनी का GFR यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ता है, तो यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है। यूरिन आउटपुट बढ़ता है तो यूरिन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, यानी कि बार बार पेशाब आने लगता है, बार बार पेशाब आता है, यूरिन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। इसके अलावा जब यूरिन फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब कि किडनी वर्क ज़्यादा कर रहा है, तो ओवर वर्किंग ऑफ किडनी किस होता है कि किडनी के हर यानी कि साइज़ ऑफ द किडनी यानी कि एलिसिस का साइज़, रीनल पेल्विस का साइज़, यूरेटर का साइज़, इन सब का साइज़ बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से किडनी का भी साइज़ बढ़ जाता है। इस कंडीशन को हम हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं, यानी कि किडनी का साइज़ भी बढ़ जाता है। उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है वो यूरेटर की मोटिलिटी को जो है वो रिड्यूस कर देता है। तो मोटिलिटी रिड्यूस हो जाती है, तो यूरिन मोटिलिटी रिड्यूस होने की वजह से यूरिन जो है वो रिटेन होने लगता है, तो जिसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का जो है चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस कंडीशन में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। तो ये हो गया यूरिनरी सिस्टम के चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उसके बाद नेक्स्ट हम चेंजेस देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या चेंजेस होते हैं। तो यूट्रस जो है जो इसका साइज़ लगातार बढ़ रहा होता है, ये डायफ्राम पर प्रेशर डालता है। डायफ्राम ऊपर की तरफ जब पुश होता है तो उस पर लंग्स पर प्रेशर पड़ते हैं। लंग्स पर प्रेशर पड़ने की वजह से क्या होता है कि लंग्स को एक्सपैंड होने के लिए स्पेस कम मिलता है, जिसकी वजह से ब्रेथलेसनेस यानी सांस लेने में प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत होती है। फिर प्रोजेस्टेरॉन जो है वो लिगामेंट्स ऑफ रिब्स को रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से टाइडल वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है, जो कि नॉर्मली 500 होता है ml होता है। टाइडल वॉल्यूम बढ़ जाता है, इंक्रीज टाइडल वॉल्यूम। यार तो प्रोजेस्टेरॉन जो है वो लिगामेंट्स ऑफ रिब्स को रिलैक्स करता है, जिससे टाइडल वॉल्यूम बढ़ जाता है। फिर जब सांस लेने में दिक्कत होती है तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो सांस जब पूरी रेस्पिरेशन नहीं हो पाता है, पूरी इजीली ब्रीदिंग नहीं हो पाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन जो है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन जो है वो जो डिक्रीज़ करता है, तो रेस्पिरेटरी जो एल्कोलिसिस हो जाती है। रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस जो है ये एनहांस करता है गैस एक्सचेंज को प्लेसेंटा में गैस एक्सचेंज होता है, तो ये कॉज होता है। जिसके बाद फिर एस्ट्रोजन जो है वो जो है अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या करता है, वो वैस्कुलराइजेशन को बढ़ा देता है और वहाँ पे ब्लड वेसल और ज़्यादा यानी कि वैसोडाइलेशन करता है, जिससे ब्लड वेसल और ब्लड फ्लो और बढ़ जाता है और कैपिलरी एनगॉजमेंट है, कैपिलरी जो है एनगॉजमेंट है, कैपिलरी बहुत ज़्यादा उसमें ओपन हो जाती हैं,
जिसकी वजह से नेज़ल स्टिफनेस होता है, यानी नेज़ल स्टिफनेस होता है, और साइनस कंजेशन, तो नाक बंद होती है, मतलब महसूस होती है। इसके अलावा नोज़ ब्लीडिंग और नाक से खून भी आने के चांसेस होते हैं। तो ये रिस्पायरेटरी जो है चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब हम बात करते हैं कि अदर चेंजेस जो हैं, जैसे कि जो लिगामेंट्स ऑफ द बॉडी के जॉइंट्स लिगामेंट्स होते हैं उनमें कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे कि हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं, हार्मोन्स ऑफ द बॉडी जो होते हैं, ख़ास तौर से प्रोजेस्टेरॉन है, रिलैक्सिन है, ये लिगामेंट्स ऑफ सेक्रोइलियक जॉइंट, प्यूबिक सिम्फाइसिस, इनको जो है वो रिलैक्स करते हैं ताकि डायलेशन हो सके, ताकि स्पेस प्रोवाइड हो सके। तो ये इसको डायलेट करते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर पड़ता है, जैसे कि ऑक्सीजियल बोन पेन हो सकती है, वैडलिंग ऑफ गेट हो सकती है, यानी चाल में डगमगाहट होती है, डगमगा के चलना होता है। तो ये डगमगा के चलना भी जो है एक कंडीशन क्रिएट होती है, उसकी वजह होती है प्रोजेस्टेरॉन जो है। और इसके अलावा रिब्स पेन भी होता है, क्योंकि रिब्स के लिगामेंट्स जो है वो भी जो है वो रिलैक्स होते हैं। तो रिब में पेन होता है, पेन इनको ऑक्सीजन बोन पेन और डगमगा के चलना भी होता है। इसके अलावा और हम अगर देखें तो इंटेस्टाइनल चेंजेस यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल चेंजेस क्या होते हैं, तो ये स्मूथ मसल हार्मोन जो है, यानी कि जो हार्मोन होती है स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करती हैं। स्मूथ मसल रिलैक्सेशन होता है, तो इसमें स्मूथ मसल रिलैक्सेशन जब होता है तो क्या होता है कि पैरिस्टल्टिक मूवमेंट जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है। पैरिस्टल्टिक मूवमेंट डिक्रीज़ करने से क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन एंड ब्लोटिंग होती है, यानी गैस बनना और कॉन्स्टिपेशन होना, यानी कि कॉन्स्टिपेशन फील होता है, कब्ज़ की शिकायत रहती, मतलब वो पेशेंट जो है वो प्रेग्नेंट जो है लेडी होती है उसको फील होती है। इसके अलावा अगर हम देखें जो रिलैक्स जो लोअर ओसोफेजियल स्फिंक्टर जो होता है, यानी कि स्टमक और एसोफेगस के बीच जो एक स्फिंक्टर होता है, उसको हम लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, ये भी रिलैक्स कर जाता है। जब ये रिलैक्स कर जाता है तो गैस्ट्रिक कंटेंट जो है वो एसोफेगस में जो है रिफ्लक्स होते हैं, बैक फ्लो हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो है गैस्ट्रिक फ्लक्स यानी एसिड यानी हार्टबर्न फील होता है, यानी कि जो है सीने में जलन फील होती है। मॉर्निंग सिकनेस होती है, यानी कि नोजिया वॉमिटिंग, मोस्ट कॉमनली जो है मॉर्निंग में नोजिया एंड वॉमिटिंग फील होती है। तो ये रिलैक्सेशन ऑफ द इस जो है लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की जैसे होता है, वो कौन करता है, वो यही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो रिलैक्स करता है इन मसल्स को। इसके अलावा अगर हम कुछ मेंटल चेंजेस देखें तो क्या होता है कि हार्मोन्स का जो है सीएनएस पे भी हार्मोन्स का जो चेंजेस होते हैं वो जो है सीएनएस पे भी उसका अफेक्ट होता है। मेंटल फॉर्गिनेस भी होती है, यानी कि जो है मेंटल थकावट जिसे कहते हैं, ब्रेन थकावट फील होती है, कंसंट्रेशन की कमी होती है और बेचैनी होती है और डिप्रेशन के जो है कि प्रॉब्लम रहती है। तो ये हार्मोन्स जो है वो सीएनएस पे जो असर डालते हैं उसका ये असर होता है। तो ये जो है हार्मोनल चेंजेस की वजह से डिफरेंट सेक्शन डिफरेंट सिस्टम पर डिफरेंट जो है वो जो है असर होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होते हैं। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जो होते हैं ये अंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे वहाँ पर MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है। ये हार्मोन जो है मेलानिन पिगमेंट के फॉर्मेशन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ज़िफॉइड प्रोसेस से लेके प्यूबिक सिम्फाइसिस तक जो लाइन होती है इसको लीनिया एल्बा कहते हैं। इस लाइन पर जो है मेलानिन पिगमेंट का फॉर्मेशन होता है, जिससे डार्कनिंग ऑफ द पिगमेंट हो जाती है। तो डार्कनिंग ऑफ द पिगमेंट होता है। इसके अलावा जो है इसके अलावा जो नेपल होता है, जो ब्रेस्ट का नेपल होता है, उसके चारों तरफ एक एरिया होता है एरियोला। इसके अंदर इस पार्ट पर भी जो है ये मेलानिन पिगमेंट का जो है डार्कनिंग हो जाती है, जो है जमा हो जाता है, जिसके से एरियोला जो है डार्कनेस हो जाती है। तो ये कंडीशन क्रिएट होती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होता है, तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन के सिक्रेशन को इनहिबिट रखता है। लेकिन जैसे ही डिलीवरी होती है तो इसका इन दोनों कंसंट्रेशन लोअर हो जाता है और जिससे प्रोलैक्टिन का रिलीज शुरू हो जाता है और प्रोलैक्टिन जो है वो मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा देता है। तो इस तरह से डिलीवरी के फ़ौरन बाद जो है वो मिल्क प्रोडक्शन होने रहता है और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मेथड जो है वो प्रिपेयर हो जाती है। एस्ट्रोजन हार्मोन के अंदर एक प्रॉपर्टी और होती है कि वो जो कोगुलेशन फैक्टर होते हैं उनकी एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ कर देता है। यानी कोगुलेशन फैक्टर यानी जो ब्लड को क्लॉट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं उनकी एक्टिविटी को ये एस्ट्रोजन हार्मोन इंक्रीज़ कर देता है। दूसरे ये एंटी थ्रोम्बिन थर्ड जो कि जो है ब्लड क्लॉटिंग को जो है रोकता है, तो ये इसकी एक्टिविटी को ये डिक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से कोगुलेशन की जो है हाइपर कोगुलेबिलिटी ऑफ द ब्लड हो जाती है।
यानी कंडीशन क्रिएट होती है हाइपर कोगुलेटरी, ब्लड बहुत ज़्यादा कोगुलेटरी हो जाता है, यानी बहुत जल्दी क्लॉट करने वाला ब्लड हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वेनस थ्रोम्बोसिस यानी कि वेंस के अंदर ब्लड के क्लॉट बन जाने का खतरा बढ़ जाता है। यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान एस्ट्रोजन जो है वो ब्लड कोगुलेशन की जो प्रॉपर्टी है, ब्लड के कोगुलेट होने की जो प्रॉपर्टी है वो उसको बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वेंस के अंदर ब्लड के क्लॉट हो जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं वेनस थ्रोम्बोसिस। तो ये प्रेगनेंसी, तो ये हो गए फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी।